हे गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर पॉइंट। गाइस, आज भी मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ जो कि यूपीपीएससी आरओ एआरओ का ही है, जो कि आपको 11 फेब को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है। और हाँ गाइस, इसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, आप वेबसाइट पे जाके आराम से डाउनलोड कर लीजिए। और अगर नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तो वो भी मुझे बताइए, मैं किस हिसाब से डाउनलोड किया जाता है मैं वो बता दूँगी आपको। तो इस वाले वीडियो में आपको मोस्टली देखने को मिलेगा कि 60 प्रश्न मैं आज आपको हिंदी लेकर आई हूँ ना। आपके इसमें जो है प्रीवियस ईयर के जितने भी हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो मैं आपको लेकर आई हूँ। तो ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं सॉल्व पेपर है, और इसको आपको इसके प्रैक्टिस से आपका देखिएगा कितना तैयार होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पेपर है। आज का वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में देख के बताइएगा कि ये वीडियो अच्छी है या बुरी। आप इस वीडियो को एक लाइक दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते। सो अभी मत स्किप करिए। भले ही मेरे वीडियो पे 2 या 4 व्यू गए हैं, बट जब वीडियो आप पूरा देखेंगे तभी तो आपको पता चलेगा वीडियो अच्छा है या बुरा। सो लेट्स स्टार्ट। जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये पूरे ही हिंदी के जो 60 क्वेश्चन आते हैं वही है। मैंने आपको बताया ना, आज हम केवल हिंदी का करेंगे। और इसके पहले मैंने जीएस के काफ़ी सॉल्व पेपर में करा चुकी हूँ, उसको आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो आज हिंदी का ले आए हैं, उसके बाद फिर से मैं जीएस फिर हिंदी ऐसे कर करके आपकी काफ़ी प्रैक्टिस सेट एग्जाम तक मैं कंप्लीट करा दूँगी। बस आपको एक ही काम करना है, वो है चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इस वाले वाक्य में जो बताना है कि शुद्ध शब्द बताना है, तो फ्रेंड आप ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए आह्वान, ऑप्शन बी स्वावलंबन, ऑप्शन सी निरावलंब, ऑप्शन डी आह्वान। तो बताइए कौन सा राइट आंसर है। तो आई होप आपने सोच लिया होगा। तो देखिए एक ही चीज़ यहाँ पास है जो कि राइट है, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। बाकी आह्वान भी गलत है, क्योंकि आह्वान नहीं होता, आह्वान होता है ना। और उसके हिसाब से जैसे स्वावलंबन नहीं होता है, क्या होता है, स्वावलंबी होता है। और यहाँ पास क्या लिखा है, निरावलंब। निरावलंब कुछ भी नहीं होता है फ्रेंड, निरालंब होगा, जिसका अर्थ बिना आशय या सहारे का होता है। आई होप आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो इस बार यहाँ पर शुद्ध पूछा था, बट इस बार सेकंड वाले क्वेश्चन में अशुद्ध पूछा है। तो ऑप्शन ए है कैलाश, ऑप्शन बी है तिरस्कार, ऑप्शन सी है पुरस्कार, ऑप्शन डी है परिशिष्ट। तो बताइए कौन सा राइट आंसर है। तो आई होप आपने सोच लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड वो है परिशिष्ट। मीन्स कैलाश भी सही लिखा हुआ है, तिरस्कार भी सही लिखा हुआ है, और पुरस्कार भी सही लिखा हुआ है, बट परिशिष्ट ऐसे नहीं लिखा जाएगा। इसकी क्या, ये क्या होगी, ये होगा परिशिष्ट होता है ना। यहाँ पर क्या दिया है, एक एक भाई एक एक आप कह सकते हैं वर्ड देके बच्चों को कंफ्यूज कर दिया जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि बस ये है जो अशुद्ध लिखा है, बाकी ये तीनों सही है। सो राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे तो हमें पढ़ने में आसानी होगी, है ना। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो फिर से हमें शुद्ध अशुद्ध अशुद्ध के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मोस्टली देखने को मिलेगी। विलोम शब्द, पर्यायवाची, एक शब्द के अनेक शब्द, यही सब तो पूछा जाता है। और जो राइटर या फिर आप कह सकते हैं जो मतलब लिटरेचर से, हिंदी लिटरेचर जितने क्वेश्चन आते हैं मोस्टली से वो 8-10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मोस्टली आपको जो है ग्रामर पोर्शन ही देखने को मिलेगा। सो हमारा थर्ड क्वेश्चन बेस है इसी पे कि निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो आप ऑप्शन ए है संन्यास, ऑप्शन बी पूजनी, ऑप्शन सी स्थायित्व, ऑप्शन डी सामुद्रिक। तो बताइए कौन सा राइट आंसर है। आई होप आपने सोच लिया होगा। जब तक मैं ऑप्शन पढ़ती हूँ तब तक आप लोग भी तो पढ़ ही लेते होंगे। तो बिना टाइम गवाए हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर है वो है सामुद्रिक, है ना। सामुद्रिक मात्र एक शुद्ध है, बाकी संन्यास, पूजनी, स्थायित्व ये सब ही गलत है। यहाँ पर देखिए संन्यास ऐसे नहीं लिखा जाता है। संन्यास जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है संन्यास, ऐसे लिखा जाता है संन्यास, है ना। और पूजनी में तो आपको पता है कि पूजनी नहीं होता है, ये कुछ नहीं होता है, ये ऐसे होता है पूजनीय, ऐसे सिंपल सा ये लिखा जाता है, बस पूजनीय नहीं होता है। और यहाँ पास स्थायित्व, स्थायित्व भाई ये तो गलत है। यहाँ जो स्थायित्व होता है वो छोटी की मात्रा रहती है य में, यहाँ पास आप देख सकते हैं। इस हिसाब से बस सामुद्रिक एक सही है, बाकी ये तीनों तो गलत है। यहाँ हमारा शुद्ध शब्द पूछा हुआ था, तो हमारा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पास क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद का विकल्प हो।
तो यहाँ पास बताइए वह संतुष्ट थे इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। तो इसमें कौन सा वाक्य यूज़ हुआ है बताइए। क्या ये सरल वाक्य है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य है, या फिर संदेहवाचक वाक्य है, या फिर डी मिश्र वाक्य। तो ये सिंपल सा आप आराम से बता सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पास जो है वो देखिए ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर, संयुक्त वाक्य, क्योंकि देखिए वे संतुष्ट थे इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। वाक्य संयुक्त वाक्य इसलिए है क्योंकि इसमें दो प्रधान उपवाक्य है, दोनों उपवाक्य संयोजक अव्यय इसलिए से जुड़े हैं ना, क्योंकि एक यहाँ वह संतुष्ट थी, ये नॉर्मल सी बात हो गई, उसने कभी शिकायत नहीं की, बट इसलिए से जुड़े हुए हैं। तो ये क्या कह सकते हैं आप, एक प्रकार का इस संयुक्त वाक्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहुत सिंपल था, आप आराम से बता सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो आप बताइए कौन सा शुद्ध है, कवियत्री, कवित्री, कवयित्री या कवितरी। तो बताइए कौन सा राइट आंसर है, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड आई होप आपने सोच लिया होगा, तो मात्र एक ही सही है, वो ऑप्शन सी है ना, कवियत्री जो है सही है। बाकी इस तरीके से ये सब तो गलत लिखा गया है, ये सब तो कोई वर्ड ही नहीं है। तो ऑप्शन 6 पे चलते हैं। जैसे कि बहुत सारे वर्ड रहते हैं, जैसे कि बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए वर्तनी में बहुत सारे वर्ड देखने को मिलते हैं। जैसे कि वहाँ पास जस्ट सेकंड ब्रश ले लूँ, जैसे कि यहाँ पास लिख देंगे आकाश। अब बच्चे पढ़ लिए और सोचेंगे भैया आकाश तो सही है, बट ये गलत हो गया। आकाश देखिए आकाश होता है ना, ऐसे होता है, आकाश होता है। जैसे कि अनुदित हो गया, कैबिनेट की क्या करेंगे, के बी नेट लिख देंगे। अब बच्चे सोचेंगे ये सही है, बट ये कैबिनेट की गलत है। जो रियल है, जो कैबिनेट सही होता है वो कैबिनेट होता है ना, कैबिनेट। तो ये सब वर्ड भी आपको मोस्टली देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो अगर मतलब मेरे अगर क्वेश्चन पेपर में नहीं है, अगर आ जाए तो आपको यहाँ से भी मैं इसलिए समझा दें कि आपका मिले तो आप इस तरीके से लिखिएगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य इसमें बताना है। वह अनेकों बार बोला, फिर मैं माँ को एक कार्ड लिखा। ऑप्शन सी, शरीर पर कई अंग होते हैं। ऑप्शन डी, भारत की राजभाषा हिंदी है। तो बताइए इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आप लोग बताइए। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है मात्र एक ही है, जो हमारे कानों को बोलने में अच्छा लग रहा है ना, भारत की राजभाषा हिंदी है ना। मात्र यही एक चीज़ है जो हमें सुंदर मतलब कानों को लग रहा है कि हाँ ये एक सीक्वेंस में लिखा गया है, इससे एक वर्ड की पहचान होती है ना, एक उसकी। बाकी वह अनेकों बार बोला, क्या बोला, इसका ये नहीं होगा, वो होगा वह अनेक बार बोला। अगर होता वह अनेक बार बोला तो सही होता। मैं माँ को एक कार्ड लिखा, ये गलत है। इसका राइट होगा मैंने माँ को एक कार्ड भेजा, है ना, कार्ड, यहाँ ये सही होगा। और शरीर पर कई अंग होते हैं, ये वाला इसमें लिखा हुआ है, तो इसका शुद्ध क्या होगा फ्रेंड, शरीर में कई अंग होते हैं, पर नहीं होता है ना, शरीर में कई अंग होते हैं। तो इस हिसाब से ये तीनों ही गलत है फ्रेंड। बस ऑप्शन डी इज राइट आंसर कि भारत की राजभाषा हिंदी है। तो आई होप आपको एक्सप्लेन करने का तरीका भी अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि मैम केवल आंसर बताइए, तो हम वो भी कर देंगे, बट एक्सप्लेन करने से क्या होगा कि हर एक चीज़ें क्लियर होते हुए चलेंगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, अकस्मात शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो बताइए इसका ऑप्शन ए अचानक, बी अदृश्य, ऑप्शन सी अम्भज, ऑप्शन डी अनिवार्य। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। आई होप आपने समझ लिया होगा। तो अकस्मात शब्द का उपयुक्त जो पर्यायवाची शब्द है वो अचानक है ना। सब कहते हैं अरे वो चीज़ें तो उनके साथ अकस्मात हो गई या फिर कह लिए अचानक हो गई, बट अदृश्य यहाँ यूज़ नहीं होगा, अभंज में नहीं यूज़ होगा, और अनिवार्य तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का विकल्प नहीं है ना। यहाँ पास नहीं बताना है, तो यहाँ पास ओस दिया है, इसके समानार्थी नहीं बताना है। तो तुहीन, फाका, शबनम, तुषार, इसमें इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा एक नहीं है विकल्प, कौन सा समानार्थी नहीं है। तो यहाँ पास आप बता सोच लीजिए, फिर मैं आंसर बताती हूँ। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है ना, फाका, जब यहाँ पर टिक लगा हुआ है, तो फाका जो है इसका समानार्थी शब्द नहीं है ना, विकल्प नहीं है। बाकी तुहीन, शबनम, तुषार ये तीनों ही है। जैसे तुषार हो गया या फिर शीत हो गया, कड़ हो गया, निहार हो गया, ये तीनों ही हैं इसके शब्द, किसके, ओश के हैं, बट ये जो फाका है वो नहीं है। अगर पूछेंगे कि फाका किस बात को कहते हैं, जस्ट अ सेकेंड, फाका किसको कहते हैं, जैसे कि लोग उपवास रखते हैं ना, उसको फाका कहते हैं। उपवास को कह सकते हैं, अनशन को कह सकते हैं फाका। ये अनशन का पर्यायवाची फाका माना जाएगा, या फिर व्रत का माना जाएगा, या फिर निराहार का माना जाएगा। ये सब इसका पर्यायवाची है ना, ये फाका। बट जो ओस का पूछा है वो तुहीन हो गया, शबनम हो गया, तुषार हो गया, फाका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड, इनमें से कौन सा शब्द अंबर शब्द का अंबर शब्द का अर्थ नहीं है। यहाँ पास भी आपको नहीं पूछा हुआ है, तो देख लीजिएगा। ऑप्शन ए वस्त्र, ऑप्शन बी आकाश, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी अध्याय। तो राइट आंसर आप लोग बताइए, फिर मैं बताती हूँ। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है डी, है ना। अब जो मतलब यहाँ पास नहीं पूछा था, तो अंबर का क्या होता है, वस्त्र भी होता है, कपास भी होता है, आकाश भी होता है, बट अध्याय नहीं होता है ना। अध्याय के अगर पर्यायवाची हम मान ले तो अध्याय का जैसे हम कह सकते हैं खंड कह सकते हैं, भाग कह सकते हैं, सर्ग कह सकते हैं, प्रकरण, ये सब पर्यायवाची किसके हैं, अध्याय के, है ना। बट जो अंबर का पर्यायवाची है, जैसे अंबर का और भी हो सकता है, जैसे आकाश हो सकता है, गगन हो सकता है, फलक हो सकता है, नभ हो सकता है, वस्त्र भी माना जाएगा। ऐसा अंबर का ही सब लोग सोचेंगे कि वस्त्र कपड़ों के लिए, बट वस्त्र मीन्स भी जो है अंबर ही माना जाता है। और या फिर कह सकते हैं कि कपास, ये भी तीनों ही अंबर के ही हैं। आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। फिर अग्नि का पर्यायवाची यहाँ पास पूछा है, तो ऑप्शन ए वैष्णव, ऑप्शन बी अनल, ऑप्शन सी अमी, ऑप्शन डी रोहिताश। तो बताइए कौन सा राइट आंसर है। तो फ्रेंड आई होप आपने सोच लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है ना। अमी जो है अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अगर हम अग्नि के पर्यायवाची देखें तो हो गया, ये भी वैष्णव भी हो गया, अनल भी हो गया, रोहिताश भी हो गया, और भी होते हैं जैसे कि आग हो गया, ज्वाला हो गया, दहन हो गया, वायु सखा होता है, हुताशन होता है, अनल, पावक, कृषाणु, बहुत सारे हैं, इतने ही याद आ रहे हैं मुझे, इतना मैं आपको बता देती हूँ, है ना। तो अमी, आप सोच रहे होंगे कि अमी किस चीज़ का पर्यायवाची होता है। तो अमी मीन्स होता है अमृत, ये अमृत का पर्यायवाची है फ्रेंड। अमृत का पर्यायवाची होता है जैसे सुधा, अमीय, पीयूष, सोम, ये सब किसका हो गया, अमी का पर्यायवाची हो गया। तो आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से कौन सा शब्द शत्रु का पर्यायवाची है। यहाँ पर शत्रु का पर्यायवाची पूछा है। ऑप्शन ए अरि, ऑप्शन बी कुमारगी, ऑप्शन सी कुपात्र, ऑप्शन डी सारंग। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आई होप आपने सोच लिया होगा और टिक भी लग गया है यहाँ पास पढ़ते पढ़ते, तो मैं लगा ही देती हूँ कभी कभी। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड अरि है, जो शत्रु का पर्यायवाची है अरि है। बाकी कुपात्र, कुमारगी, सारंग ये तीनों नहीं है। तो देख लेते हैं हम शत्रु के और भी पर्यायवाची देख लेते हैं, जैसे कि रिपु हो गया, दुश्मन हो गया, बैरी हो गया, प्रतिपक्षी हो गया, या फिर विपक्षी हो गया। ये सब किसके हैं, शत्रु के पर्यायवाची होता है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तिमिर का पर्यायवाची है। यहाँ पर देख रहे हैं तिमिर, इस तरीके के वर्ड एग्जाम में बहुत देखने को मिलता है। तो बताइए कौन सा है। ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी अंधकार, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी रात। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है अंधकार, है ना। तिमिर का जो पर्यायवाची होता है वो अंधकार होता है। जैसे कि और भी आप पर्यायवाची इसमें कह ले, जैसे तम हो गया, तमिश्रा हो गया, आदि, अंधकार, अंधेरा, ये सब किसका पर्यायवाची हो गया, तिमिर का ही पर्यायवाची ये सब माना जाता है। और फिर सब किरण, जो किरण के पर्यायवाची और अगर हम देख लें तो ज्योति, प्रभा, रश्मि, दीप्ति, ये सब हो गए। और रात के पर्यायवाची अगर हम देख लें तो जैसे हो गया विभावरी, यामिनी, षडरात्र, यामा, सरवरी, रजनी, निशा, ये सब रात के पर्यायवाची हो गए। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसका राइट आंसर आपने समझा ना कि जस्ट अ सेकेंड। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर 12 का मैंने बताया ना, क्या है, बी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हम आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है। तो बताइए ऑप्शन ए अलिंद, ऑप्शन बी अनिल, ऑप्शन सी अनिल, ऑप्शन डी अनल। तो राइट आंसर इसका बताइए आप, तो फिर मैं बताती हूँ। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो वायु का अनिल होता है। बाकी मतलब कि जो अनल मीन्स अनल किसका पर्यायवाची है, ये अग्नि का है, ये अग्नि का माना जाता है, ये अग्नि का। और जो अलिंद होता है वो है भ्रमर, या फिर सारंग कह लीजिए, भ्रमर कह लीजिए, सारंग, मधु, इन सब का पर्यायवाची माना जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव ऑन करते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी करें क्या फ्रेंड, मतलब 60 क्वेश्चन है और ऑलरेडी हमारा टाइम हो चुका है 15 मिनट का। 15 मिनट में 15 क्वेश्चन, वाटर टाइमिंग। तो इनमें से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची, ये मैंने बताया ना आपको।
तो क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो यहाँ पास बताना है कौन सा नहीं है। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा वो अनल होगा, है ना। आग का पर्यायवाची है अनल। तो अगर मैं भूल गई हो तो ये देख लीजिएगा, आग का पर्यायवाची क्या हो गया? अनल होता है। अनल का और भी आग का पर्यायवाची हो, जैसे अनल, अग्नि, पावक, दहन, धूमकेतु, कृषाणु, ज्वाला, मैंने बताया अभी है आपको ना सब कुछ ये। अगर अनिल का पर्यायवाची पूछ ले तो ये अनिल मीन्स क्या होता है? हवा होता है, जैसे पवन, वायु, समीर, पवमान, बयार, हवा, वात, प्रकंपन आदि। और संताप मीन्स होता है, संताप का अगर कह ले जैसे व्यथा हो गया, शोक हो गया, दुख हो गया, वेदना हो गया, ये सब संताप का पर्यायवाची है। सो हम क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। इनमें से आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? यहाँ पास पूछा है। ऑप्शन ए वेव, अवनी, ऑप्शन सी नभ, अनंत। तो बताइए राइट आंसर क्या है आपका? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, है ना। नहीं है, जो अवनी नहीं है, बाकी वेव, नभ और अनंत तीनों ही है, बट अवनी नहीं है ना। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, पीयूष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो यहाँ पास पीयूष का पर्यायवाची पूछा हुआ है, जीवित, जहर, अमृत, अमर। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर है वो है अमृत। पीयूष का जो भी मैंने ऊपर बताया था कि पीयूष में जब मैंने बताया था कि अमृत पीयूष ये सब हुआ था, तो उसमें मैंने बताया था आपको कि राइट आंसर क्या होगा। जैसे कि पीयूष का और भी होता है, जैसे सुधा हो गया, अमी हो गया, सोम हो गया, अमृत हो गया, ये सब पीयूष के ही पर्यायवाची हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में कौन सा विशेष है? तो इसमें बताना है कौन सा विशेष है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी राम, ऑप्शन सी बौद्ध, ऑप्शन डी बहादुर। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है राम, क्योंकि एक विशेष से क्या होता है? विशेष से एक हमारा संज्ञा ही होता है। जैसे कि वाक्य राम बहुत बहादुर है में राम एक शब्द एक क्या है? विशेष माना जाता है। बहुत शब्द प्रविशेषण तथा बहादुर शब्द विशेषण है। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताए उसे विशेष से कहते हैं। तो किस शब्द की विशेषता बताया जा रहा है? यहाँ पास राम की ही विशेषता बताया जा रहा है, तो हमारा विशेष जो है वो राम ही होगा, है ना। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण के भी विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। तो यहाँ पास किसकी विशेषता बताई जा रही है? राम की। तो विशेष से हमारा कौन हुआ? राम ही हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 18, जिन संख्याओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? तो बताइए, अभी मैंने जस्ट आपको बताया। तो ऑप्शन ए सर्वनाम, ऑप्शन बी कारक, ऑप्शन सी विशेष, ऑप्शन डी सार्वनामिक विशेषण। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर जो है विशेष ही है। मैंने अभी आपको बताया कि जिन संख्याओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष कहते हैं ना, तथा जिन शब्दों द्वारा विशेष या संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेषण कहते हैं। आई होप आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे कि राजीव एक अच्छा लड़का है, उदाहरण में अच्छा शब्द क्या है? वो विशेषण होता है, और लड़का शब्द क्या है? वो विशेष होता है। आई होप आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 19, वह श्रेष्ठ उपासक है, वाक्य में प्रयुक्त विशेष कौन सा है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया। तो ऑप्शन ए आप बता लीजिए, फिर आप आराम से आंसर इसका बताइए। ऑप्शन ए उपासक, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी श्रेष्ठ, ऑप्शन डी वह। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड उपासक है ना, वह श्रेष्ठ उपासक है। तो यहाँ पास किसकी विशेषता बताई जा रही है? उपासक की विशेषता बताई जा रही है। सो उपासक यहाँ पास जो हमारा है विशेष शब्द है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। देखिए कितना जल्दी हम क्वेश्चन नंबर 20 पे पहुंच गए। थोड़ा सा स्पीड हमने बढ़ाया है क्योंकि भाई हमें 60 क्वेश्चन करना है मात्र 30-35 मिनट में, तो बढ़ाना तो पड़ेगा हमें। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में विशेषण शब्द है। तो यहाँ पास विशेषण बताना है। वहाँ पास अभी तक जो 2 क्वेश्चन आए थे वो विशेष से का था, और मैंने उसी में आपको विशेषण एक्सप्लेन कर दिया था ना। तो आई होप आपको कन्फ्यूजन तो नहीं होगा। तो ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी राम, ऑप्शन डी लड़का। तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा वो लाल ही होगा ना। जो विशेषण है वो लाल होता है। लाल, पीला, नीला, हरा, काला, गोरा, मोटा, छोटा, लंबा, ये सब क्या हो गया? एक इंसान या किसी चीज़ की विशेषता बताती है, उसी को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम एडजेक्टिव कहते हैं। और बाकी भारत, राम, लड़का, ये सब क्या हो गया? ये सब एक संज्ञा, ये सब संज्ञा होती है ना, या फिर संज्ञा कह लीजिए, या फिर कह लीजिए क्या विशेष से भी संज्ञा या फिर विशेष की श्रेणी में इन तीनों को रखा जाएगा। बाकी यही जो है हमारा विशेषण है। सो कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है, सब कुछ क्लियर करके एग्जाम में जाना है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? अगेन विशेषण ही पूछा है। ऑप्शन ए मात्र, ऑप्शन बी खर्च, ऑप्शन सी निपट, ऑप्शन डी चुपचाप।
तो बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है निपट, है ना, निपट। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्यों होगा ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि देखिए निपट शब्द एक प्रकार का विशेषण है या गुणवाचक विशेषण का भेद है। और किसी वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग आदि का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अभी मैंने बताया कोई छोटा है, मोटा है, काला है लंबा है, बहुत मतलब पतला है, दुबला है, इन सब क्या हो गए, किसी इंसान की विशेषता हो गई, वो निपट है ना। इसी हिसाब से निपट भी एक प्रकार का क्या है, विशेषण है। तो क्वेश्चन नंबर 22, आई होप आपको सब कुछ क्लियर होता जा रहा होगा। और अगर फ्रेंड मेरी स्पीड तेज़ है तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि यूट्यूब पे ऑप्शन होता है, आप वहाँ से अपनी स्पीड को कम कर सकते हैं या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको 1.5x करके देखना है तो उससे भी देख सकते हैं, या फिर अगर मेरी स्पीड तेज़ लग रही तो आप कम भी कर सकते हैं। आपको जैसे आराम लगे आप वैसे वीडियो को देख सकते हैं। बस वीडियो को पूरा देखना है और अपने क्वेश्चन को 100% दे के अपने प्रैक्टिस को फिर एग्ज़ाम में जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 हम पढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में गुणवाचक विशेषण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पास गुणवाचक विशेषण, अभी जस्ट मैंने आपको गुणवाचक विशेषण की ही परिभाषा बताई थी, तो इसमें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारा जो वाक्य है वो ये है, हमारे विद्यालय के पास आम का एक विशाल वृक्ष है। तो इसमें आपको क्या बताना है, गुणवाचक विशेषण बताना है। तो ऑप्शन ए विद्यालय, ऑप्शन बी वृक्ष, ऑप्शन सी विशाल, ऑप्शन डी आम। तो बताइए फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या है। इसमें कुछ भी सोचना नहीं था फ्रेंड, मैंने अभी आपको गुणवाचक विशेषण का बताया था। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर, है ना। क्योंकि देखिए विशाल क्या है, एक गुणवाचक विशेषण होगा। जैसे कि जिस शब्द गुणवाचक विशेषण क्या होता है मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया, बट दोबारा कर देती हूँ। जैसे कि जिस शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, भाव, दशा, दोष, स्वभाव, आकार, प्रकार, रूप, रंग, संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पास विशाल है ना, तो यहाँ पास जो हमारे विद्यालय के पास आम का पेड़ कैसा है भाई, तो विशाल है। तो यहाँ पास उसकी क्या बताई जा रही है, गुण बताया जा रहा है यहाँ पास, और वो विशेषण तो है ही, तो यहाँ पास क्या बताया जा रहा है, गुण बताया जा रहा है। तो ये गुणवाचक विशेषण हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 23, सफ़ेद कमीज में कौन सा विशेषण, यहाँ पर देख रहे हैं सफ़ेद कमीज में कौन सा विशेषण पूछा हुआ है। तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए परिणामवाचक, ऑप्शन बी सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन सी गुणवाचक, ऑप्शन डी संख्यावाचक। फ्रेंड अभी मैंने एक्सप्लेन किया, बार बार आपको एक्सप्लेन करें कि कमीज़ कैसी थी भाई, गोरा था, मोटा था, काला था, नीला था, पीला था, सो कैसा था। तो यहाँ पास कहता था भाई कमीज़ सफ़ेद था, तो इसका क्या हो गया फ्रेंड, ये गुण हो गया ना। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। तो बाकी इसमें तो कुछ आपको बताना है, अगर किसी चीज़ में किसी वस्तु या चीज़ का परिणाम बताया जा रहा है तो वहाँ पास परिणामवाचक हो जाता है। और सार्वनामिक विशेषण भी ऐसे ही होता है। और संख्यावाचक किसी में, जैसे किसी संख्या को गिना जा रहा है, वहाँ 2 लोग व्यक्ति थे, वहाँ आम की संख्या 4 थी, इस हिसाब से वहाँ संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। बट यहाँ पास जो पूछा था सफ़ेद कमीज़, तो सफ़ेद यहाँ कमीज़ कैसी थी भाई, सफ़ेद थी, तो इसलिए हमारा गुणवाचक विशेषण होगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो बताइए। तो ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी समुच्चय बोधक, ऑप्शन सी डी क्रिया। तो इसका राइट आंसर आप सोच लीजिए, फिर मैं बता देती हूँ। तो मैंने अभी आपको कब से विशेषण की ही क्रिया विशेषण का ही उदाहरण परिभाषा मैं आपको दे रही हूँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो भी विशेषण ही होगा, क्योंकि किसी संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उन्हें विशेषण ही तो कहते हैं। मैं बार बार से कब से यही एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 25, विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है। यहाँ बताइए, क्या विशेष्य के अनुसार होता है, या फिर स्त्रीलिंग के अनुसार होता है, या फिर स्वतंत्र रहता है, या फिर पुल्लिंग के अनुसार होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग सोच लीजिए, फिर मैं बता देती हूँ। तो जो विशेषण का लिंग होता है फ्रेंड वो विशेष्य के अनुसार होता है। विशेष्य कौन होता है, जैसे कि विशेष्य अगर हमारा राम हो गया तो पुल्लिंग हो जाएगा ये। अगर हमारी सीता हो गई तो वो हमारा क्या होगा, स्त्रीलिंग। तो इस जैसा हमारा विशेष्य रहेगा, और मैंने आपको वही बताया कि विशेष्य क्या होता है ना, जैसे कि राम खाना खाता है तो यहाँ पास राम ही हमारा विशेष्य है। तो जब विशेष्य के अनुसार ही विशेषण का लिंग लगता है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो हम क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं। आज के बाद आपका विशेषण तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और विशेषण से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, क्योंकि पहले संज्ञा सर्वनाम क्वेश्चन आते थे, पहले संज्ञा सर्वनाम से क्वेश्चन आते थे, अब विशेषण, क्रिया, इन सब से क्वेश्चन आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 26, विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6।
तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो विशेषण होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, जैसे गुणवाचक विशेषण हो गया, संख्यावाचक विशेषण हो गया, परिणामवाचक विशेषण हो गया और सार्वनामिक विशेषण हो गया। और जैसे कि सार्वनामिक मैंने आपको बताया ना सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, तो उसी हिसाब से जैसे सार्वनामिक के भी 2 होते हैं, एक मूल सार्वनामिक होता है, एक यौगिक सार्वनामिक होता है। आगे मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, बट अभी बस इतना ही जान लीजिए कि विशेषण मूलतः कितनी प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, और चारों के मैंने आपको नाम भी बता दिए हैं। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, सब कुछ क्लियर करना है, ऐसे एग्जाम में जाना है। सो क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से अपील शब्द क्या है, तो आपको बताना है कि इनमें से अपील शब्द क्या है। तो क्या एक देशज है, विदेशज है, तद्भव है या तत्सम है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा ना। जो अपील शब्द है वो एक प्रकार का क्या है, विदेशज शब्द है। यह अंग्रेजी भाषा का, कहाँ से ये कौन सा विदेशज शब्द है, मतलब कहाँ से आया है, तो ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अंग्रेजी भाषा के और भी शब्द हम देख लेते हैं कि एग्जाम में कौन सा पूछ लिया, जैसे कोर्ट हो गया, मजिस्ट्रेट हो गया, जज हो गया, पेपर हो गया, स्कूल हो गया, ओट, पेंसिल, माचिस, ये आदि विदेशी शब्द ही माने जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अंग्रेजी से अंग्रेजी और जैसे फारसी, हिंदी, तो ये सब पूछे जाते हैं। तो आप कौन सा शब्द है ये देख लीजिएगा, देशस विदेशस, ये सब आप देख के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। अलमारी किस भाषा का शब्द है, तो बताइए क्या अरबी है, पुर्तगाली है, फ्रेंच है, फारसी है। तो आप सोच लीजिए, फिर मैं इसका राइट आंसर भी आपको बता देती हूँ। तो फ्रेंड जो है अलमारी, एक बोलने से ही लग रहा है कि हाँ भाई एक पुर्तगाली जैसा भाषा का शब्द है ना। देखिए आप बोलिए, अलमारी लग रहा है जैसे पुर्तगाल से आया हुआ है। तो जैसे कि और भी पुर्तगाली शब्द हम जान लेते हैं, जैसे कि हो गया तंबाकू, बाल्टी, साबुन, कमीज़, आलू भी भाई एक पुर्तगाली ही शब्द माना जाता है। और अंग्रेजी शब्द, हाँ मोस्टली सब लोग देखते हैं सोचते हैं अंग्रेज से आया होगा, बट अंग्रेजी शब्द भी है जो फ्रेंड वो पुर्तगाल से ही आया है। पादरी, कप्तान, तिजोरी आदि ये सब क्या है, पुर्तगाली शब्द के अन्य शब्द हैं। ओके, तो पुर्तगाली भाषा के अन्य शब्द थे। तो फिर अलमारी का भी जो राइट आंसर होगा वो पुर्तगाली ही होगा। तो इस हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 29, आद्र का तद्भव क्या है। यहाँ पास आपको तद्भव पूछा है। जो फर्स्ट वाला मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए थे हिंदी के पूरे 60 क्वेश्चन, उसमें मैंने आपको तद्भव तत्सम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लीजिए भाई। वो 2020 का मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था कि किस हिसाब से ये वाला पेपर जो आया था वो 2020 में पूछे गए थे। तो वो मैंने बहुत अच्छे से किया है। प्ले लिस्ट बनी हुई है फ्रेंड, आप कोई सा भी टॉपिक देख सकते हैं। मतलब आपको जीएस वाला देखना है, जीएस जो 140 मार्क्स का आपका पूरा आ रहा है, इसमें जीएस रीजनिंग सब कुछ है, तो ये वाला आप देख सकते हैं। तो ये भी उसी प्लेलिस्ट में है। और प्लस आपकी हिंदी तो 60 मार्क्स ही आ ही रही है, वो भी पहले मैं करा चुकी हूँ। 2020 का मैं पूरा आपको सॉल्व करा चुकी हूँ, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और ये आपका प्रैक्टिस सेट आज मैं करा रही हूँ। तो बताइए कि आद्रक का तद्भव क्या है। तो ऑप्शन ए अदरक, ऑप्शन बी आद्र, ऑप्शन सी अदरक, ऑप्शन डी अदरक। तो बताइए इसका राइट आंसर आप सोच लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, है ना। तो अदरक का जो तद्भव रूप होता है वो अदरक होता है। जैसे कि हम अदरक को क्या कहते हैं, अदरक है। और बहुत सारे इसमें और भी कुछ पूछे जाते हैं, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। जैसे अग्नि आ गया, तो अग्नि को क्या कहते हैं, अग्नि तत्सम रूप है। और अगर इसका तद्भव पूछ लिया तो आग है। ऐसे ही रात्रि का तद्भव क्या होगा, रात होगा। और ज्येष्ठ जो है तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव क्या होगा, जीठ होगा। क्षार का खार होगा। अक्षी का आँख होगा। अगर पूछ ले कि अक्षी कौन सा शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, तो आपको बताना है कि भाई ये तो तत्सम है। और इसका तद्भव अगर पूछ ले तो इसका तद्भव क्या हो गया, आँख हो गया। और आँख क्या है फ्रेंड, ये है तद्भव। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलते हैं, तो देख लीजिएगा आप। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारा 30 पूरा हो गया यहाँ पास। 30 पे हम पहुँच गए और 30 क्वेश्चन और बचे हैं सॉल्व करने के लिए। तो इनमें से तो आपने आधा 50% कर लिया है ये वाला प्रैक्टिस सेट। तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक तो कर सकते हैं। अगर यहाँ तक आप वीडियो देखे हैं तो आई होप आपको पसंद आया होगा। और हर एक ऑप्शन को मैं अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए चल रही हूँ, तो आप इतना तो मेरे लिए एक लाइक तो कर सकते हैं अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो। सो चलते हैं हम आगे वाले क्वेश्चन पे। इनमें से अग्रखा शब्द क्या है, तो बताना है आपको, क्या तत्सम है, क्या देशज है, क्या विदेशज है, और क्या फिर तद्भव है। तो आप सोच लीजिए, फिर मैं इसका राइट आंसर आपको बता लेती हूँ। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर है तद्भव, है ना। जो अग्रखा शब्द है वो क्या है, तद्भव शब्द है। तत्सम शब्द इसका जो होता है वो होता है अंगरक्षक। अंगरक्षक मैं आपको लिख देती हूँ, अंगरक्षक होता है ना।
जो इसका होता है तद्भव। बट यहाँ पास क्या बोल रहे हैं, अग्रखा शब्द क्या है, तो ये तद्भव है। अगर यहाँ पास पूछ लेता कि अंगरक्षक पूछता और पूछता कि क्या है, तो ये इसका जो होता, जस्ट अ सेकेंड, तत्सम पूछता तो ये अंगरक्षक होता। सो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। फ्रेंड, आपने वीडियो को लाइक किया या नहीं किया, क्योंकि हम अपने 30 पार कर चुके हैं, मीन्स 50% हम सॉल्व कर चुके हैं। और वीडियो लंबी हो जाती है तो आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को स्किप कर देते हैं। बट मैं इसीलिए 15-20 मिनट का वीडियो अपलोड करती हूँ कि आप लोग 15-20 मिनट का शॉर्ट वीडियो रहेगा तो आप लोग देख लेंगे, बट लॉन्ग वीडियो वही नहीं देखते हैं। जबकि मैं पढ़ाने वाली वही हूँ, उसी तरीके से मैं 15 मिनट का वीडियो अपलोड करती हूँ, हर एक ऑप्शन को डिटेल में समझाते हुए। उसी तरीके से मैं 1-2 घंटे का भी वीडियो अपलोड करती हूँ, हर एक ऑप्शन को अच्छे से क्लियर करते हुए। बट आप लोग 15 मिनट का वीडियो देखते हैं, और अगर वीडियो अगर मेरी लंबी 1 घंटे की हो, 50 मिनट की हो गई, तो आप लोग उसको नहीं देखते हैं। तो ऐसा मत किया करिए प्लीज़। मैं समझाने वाली तो वही हूँ ना, 15 मिनट में कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं समझा दूँगी। 15 मिनट में इनफैक्ट मैं बहुत जल्दी पढ़ाती हूँ कि 15 मिनट में काफ़ी कुछ कवर कर लूँ। बट इसमें मैं जो है अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चलती हूँ। तो मैंने कहा है कि आपको इसमें पूरे 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो मिलेंगे, भले वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए। जैसे कि हालांकि हमारा वीडियो 30 मिनट का हो चुका है, 30 मिनट में मैंने 30 क्वेश्चन कवर किए, और यूट्यूब चैनल पर आप देखेंगे 15 क्वेश्चन करेंगे 30 मिनट में, है ना। तो इस हिसाब से हम थोड़ा जल्दी कर ले रहे हैं, और बातें हो गई। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तो यहाँ पास नहीं वाला पूछा है, तो आप बता सकते हैं। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी आधा, ऑप्शन डी अग्नि। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर आप लोग सोच लीजिए, फिर मैं बता देती हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पास तद्भव पूछा था, तद्भव नहीं है, तो यहाँ पास जो इसका राइट आंसर है वो है अग्नि, है ना। जो अग्नि मैंने आपको ऊपर ही एक्सप्लेन किया था कि जो अग्नि है वो तद्भव शब्द नहीं होता। अभी तो ये क्या है, ये तत्सम शब्द है, ये तत्सम शब्द है अग्नि। और इसका अग्नि का आग होता तो वो तद्भव होता। तो आई होप आपको क्लियर हुआ, क्योंकि मैंने ऊपर ही इसको एक्सप्लेन कर दिया था, है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। इनमें से कौन सा शब्द एकल का तद्भव शब्द है, तो आपको एकल का तद्भव शब्द बताना है। आई होप आपको अभी तक आपका तद्भव तत्सम तो क्लियर ही हो गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन तो देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन ए है अकल, ऑप्शन बी है अकेल, ऑप्शन सी है अकेला, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो एकल का तद्भव शब्द आपको बताना है, सिंपल सा है, आप आराम से बता सकते हैं। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है ना, जो एकल का तद्भव शब्द है वो है अकेला। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि बहुत और भी ऑप्शन रहते हैं। जैसे कि तत्सम, अगर यहाँ पास आम्र दे दिया गया, आम्र दे दिया, बीच में मैं आपको इसलिए बताती हूँ कि भाई कौन सा शब्द आ जाए एग्जाम में, कुछ भी नहीं कह सकते ना। तो अगर आम्र दे दिया गया, पूछ लिया कौन सा शब्द है, तो आम्र क्या है फ्रेंड, ये है तत्सम शब्द होता है आम्र। और इसी का अगर हम पूछ लें आम, तो आम क्या हो गया, ये तद्भव शब्द होता है। इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ये संस्कृत वाले जो के त्यों शब्द उठाए जाते हैं, उसी का हिंदी अनुवाद क्या होता है, तद्भव होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और फ्रेंड, इसका 32 का राइट आंसर मैंने आपको बता दिया ना कि अकेला होगा। सो क्वेश्चन नंबर 33, तो अज्ञान शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा, तो ऑप्शन ए अजाना, ऑप्शन बी अजान, ऑप्शन सी अनजान, ऑप्शन डी अजाना। तो फिर बताइए यहाँ पास कौन सा राइट आंसर होगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है कि अज्ञान शब्द का जो तद्भव रूप होगा वो होगा अजान, है ना। जैसे कि अग्नि का मैंने आपको बताया आग हो गया, जैसे धैर्य का धीरज हो गया, श्रावण का सावन कहते हैं, और क्षार को क्या कहते हैं, ये क्षार तत्सम है। और इसका जो तद्भव अगर पूछ लिया जाए तो इसका क्षार को क्या कहते हैं, खार है। जैसे पानी बहुत खारा होता है ना, उसको खार कहते हैं। इस हिसाब से क्वेश्चन आते रहते हैं, मोस्टली ये देखने को मिलता है। जैसे श्रावण मिल जाता है, जैसे श्रावण एग्जाम में जो देखने को मिलता है वो श्रावण मिलता है, पूछ लेंगे श्रावण कौन सा शब्द है, तो श्रावण फ्रेंड एक तत्सम शब्द होता है, और इसी का जो तद्भव होता है वो होता है सावन। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है, तो बताइए। ऑप्शन ए आँख, ऑप्शन बी आंत, ऑप्शन सी अंक, ऑप्शन डी अंजलि। तो राइट आंसर आप लोग सोच लीजिए, फिर मैं बताती हूँ। तो फ्रेंड, इसमें जो तत्सम शब्द पूछा हुआ है तो अंक है ना। तो अंक मीन्स क्या होता है, आँख होता है। अंक मीन्स होता है अगर इसका तद्भव हमसे पूछ ले, ये तो तत्सम यहाँ पास है, ये अक जो है ये तत्सम शब्द है, और तत्सम ही पूछा था, तो अक का जो तद्भव होगा वो आँख होगा, है ना। अगर हम सब और सब ये देख ले, जैसे कि इसका आ के ये एक तद्भव है, बट अगर इसका हमको तत्सम देखना हो, इसका तत्सम क्या होगा, अर्क होगा। अर्क मीन्स आग। और ये आंत का देख लें हम, तो इसका जो तत्सम होगा फ्रेंड ये होगा आंत्र। और अंजलि का अगर हम देख ले तो इसका जो तत्सम होगा वो होगा अंजलि। ये वाला छोटी वाली ये अ है, समझ लीजिए अंजलि ऐसे लिखा जाएगा। बट ये तत्सम है और ये तद्भव है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, कंफ्यूज नहीं होना है।
तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन हमारा है 35, अनाड़ी का तत्सम रूप कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए अनिवार्य, ऑप्शन बी अनियत, ऑप्शन सी अटालिका, ऑप्शन डी अनियत। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो बताइए, आप सोच लीजिए फिर मैं बताती हूँ। तो अनाड़ी का जो तत्सम रूप होगा वो अनार्य होता है ना। तो चलते हैं, हम काफ़ी आपको तत्सम तद्भव एक्सप्लेन किए हैं, तो जरूरी नहीं है कि इसमें हर क्वेश्चन में एक्सप्लेन करें। तो यहाँ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। हिंदी भाषा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया? अभी मैंने आपको ऊपर काफ़ी कुछ बताया है, उसमें बताया भी था, जो ऑप्शन इसमें दिए गए उसमें बताया भी था कि पुर्तगाली शब्द के और भी ये सब शब्द हो सकते हैं। तो ऑप्शन ए आलू, ऑप्शन बी अंग्रेज, ऑप्शन सी कैची, ऑप्शन डी कूली। तो बताइए इसका जो 36 का राइट आंसर आप बताइए। मैंने आई होप आपने सोच लिया होगा। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है आलू। मैंने अब आलू, जब पुर्तगाली भाषा के शब्द मैं एक्स्ट्रा बता रहे थे आपको, तो मैंने बताया कि आलू, अंग्रेजी, ये सब जो हैं, अंग्रेज यहाँ पास दिया है ना, अंग्रेज दिया। अगर यहीं पास अंग्रेजी दिया होता तो वो पुर्तगाली भाषा का रहता, बट यहाँ अंग्रेज दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन मिल रहा है वो आलू है ना। तो पुर्तगाली भाषा से लिया गया जो शब्द है वो है आलू। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है के लिए एक शब्द क्या होगा? बताइए इसके लिए क्या कहते हैं। क्या ऑप्शन है खाना बदोश, ऑप्शन बी पाथेय, ऑप्शन सी उपहार, ऑप्शन सी स्वल्पाहार। यहाँ सोच लीजिए आप, फिर मैं बताती हूँ। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है, जो रास्ते में खाना खाने के लिए जो यात्रा के लिए खाद्य सामग्री दी जाती है उसको क्या कहते हैं? उसको पाथेय कहते हैं ना, पाथेय कहते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं, या फिर कह सकते हैं अगर इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं जिसका कोई और ठौर ठिकाना ना, उसको क्या कहते हैं? खाना बदोश कहते हैं। यहाँ अगर यहाँ पास होता कि जिसके और कोई ठाना ठिकाना ना हो तो उसको क्या कहेंगे? खाना बदोश कहेंगे। आई होप आपका क्लियर होगा। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है पाथेय। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के कार्य करता है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए निस्वार्थी, ऑप्शन बी सहायक, ऑप्शन सी पुण्यात्मा, ऑप्शन डी हितैषी। तो बताइए इसका राइट आंसर आप लोग सोच लिए होंगे। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो निस्वार्थी होना। जो बिना स्वार्थ के कार्य करता है उसको क्या कहते हैं? कि निस्वार्थी कहते हैं। अब यहाँ पास अगर जो सहायता करने वाला होता है उसको क्या कहते हैं? सहायक कहते हैं। और भला चाहने वाले को क्या कहते हैं? हितैषी कहते हैं। और जो पुण्य काम करता है, पुण्य काम करते हैं भाई, वो तो बड़ा पुण्यात्मा आदमी है, वो हमेशा पुण्य के ही काम करता है, तो इसी के बोला जाता है। तो यहाँ पास हमारा क्वेश्चन पूछा था बिना स्वार्थ के कार्य करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? उस व्यक्ति को निस्वार्थी कहा जाएगा। आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो ना, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो के लिए एक शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन ए कुमारी सुत, ऑप्शन बी कन्या पुत्र, ऑप्शन सी अवैध पुत्र, ऑप्शन डी कानीन। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, है ना। जो जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसको क्या कहते हैं? कानीन कहते हैं, है ना। तो और बाकी सारे विकल्प तो गलत हैं कि कुमारी सूत, कन्या पुत्र, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसको जो कहते हैं कानीन कहते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 40 से पहुंच गए हैं, जिसके क्वेश्चन नंबर 40 से हमारा है जिसके आने की तिथि न हो, मतलब जिसके आने की तिथि न हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है? ऑप्शन ए अग्रज, ऑप्शन बी सतिथि, ऑप्शन सी विस्थापित, ऑप्शन डी अतिथि। तो बताइए जिसके आने की तिथि न हो। तो आई होप आपने सोच लिया होगा। भाई इसमें मुस्कुराने वाली बात है, अतिथि तुम कब जाओगे मूवी सबने देखी है भाई, बिना बताए वो लोग चले आते हैं, ना दिन देते हैं ना तारीख देते हैं, बस क्या कहते हैं अतिथि देवो भव का नाम लेके चले आएंगे। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। तो 40 का जो है ऑप्शन डी है राइट आंसर। और भी मैं बता देती हूँ आपको, जैसे कि जिसके आने की तिथि न हो उसको तो सबको पता है कि अतिथि कहते हैं। जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो तो उसे क्या कहते हैं? विस्थापित कहते हैं। जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो उसे विस्थापित कहते हैं। अगर अग्रज किसे कहते हैं? फिर जो पहले जन्मा हो उन्हें अग्रज कहते हैं। जैसे कि दो भाइयों में जो पहले जन्मता है उसको अग्रज कहते हैं, और जो छोटा रहता है उसको अनुज कहते हैं, है ना। तो अग्रज अनुज में आपको कन्फ्यूज़ नहीं होता है। और सतिथि मतलब जो तिथि बता दे भैया कि हम 2 तारीख को आएंगे, उनको क्या कहते हैं? सतिथि कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है, अंडे से जन्म लेने वाला वाक्यांश के लिए क्या होगा? तो एक शब्द आपको यहाँ बताना है। ऑप्शन ए अंडक, ऑप्शन बी जलज, ऑप्शन सी अंडज, ऑप्शन डी अंडाणु। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आई होप आपने सोच लिया होगा। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, अंडज होगा। कि जो अंडे से जन्म लेता है उसके लिए उसको क्या कहते हैं? अंडज कहते हैं।
अगर कभी क्वेश्चन पूछ ले कि जो जल से जन्म लेता है उसको क्या कहते हैं, तो फ्रेंड उसको जलज कहते हैं। जल से जन्म लेने वाले को जलज कहते हैं। जैसे कि हम कमल को भी क्या कहते हैं, कमल को भी हम क्या कहते हैं, जलज ही कहते हैं, क्योंकि कमल जो है वो जल से ही उत्पन्न होता है, पर्यायवाची उसका है ना। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। तो जस्ट अ सेकेंड, ब्रश ले लूँ मैं ज़रा। तो जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके। ऑप्शन ए अनुकरणीय, ऑप्शन बी अलौकिक, ऑप्शन सी अनिवार्य, ऑप्शन डी अनिवर्चनीय। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मैं सारे ऑप्शन आपके सामने रख दी हूँ, आप सोच लीजिए फिर मुझे बताइए। तो इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर, मतलब जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके, मतलब अनिर्वचनीय वो शब्द है ना। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। और जबकि यहाँ पास अगर हम कह लें कि अनुकरण का क्या होगा, जबकि अनुकरण करने योग्य जो होता है उसको अनुकरणीय कहते हैं। जो इस लोक में न दिखाई दे उसे क्या कहते हैं? अलौकिक कहते हैं। जैसे देवी देवता हो गए। जिसके बिना काम न चल सके उसे क्या कहते हैं? अनिवार्य, मतलब वो काम तो अनिवार्य है भाई। तो खाना खाना तो जीवन के लिए अनिवार्य ही है ना, सांस लेना तो अनिवार्य है, तो ऐसे सब कहते हैं। तो आई होप आपको 4 ऑप्शन मिल गया होगा। ऑप्शन डी इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड 42 का, वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। जो सबके आगे रहता हो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अग्रिम, ऑप्शन बी अग्रज, ऑप्शन सी अग्रगण्य, ऑप्शन डी अग्रणी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है अग्रणी होगा ना, कि जो सबसे आगे रहता है उसको क्या कहते हैं? अग्रणी कहते हैं। अब फ्रेंड अगर कभी पूछ ले कि अग्रगण्य क्या होता है, तो अग्रगण्य किसको कहते हैं? जिसकी गिनती हो, है ना, जिसकी गिनती उसको क्या कहते हैं? अग्रगण्य कहते हैं। अब अग्रज तो मैंने आपको बता ही दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। जो देखने योग्य न हो, जो देखने योग्य न हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। ऑप्शन ए अवर्णनीय, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष, ऑप्शन सी अदर्शनीय, ऑप्शन डी अदृश्य। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? ये भी आप आई होप कर ही लेंगे क्योंकि सिंपल सा है। तो फ्रेंड इसका जो है अदर्शनीय ना, जो देखने योग्य न है मतलब भाई उसका दर्शन नहीं किया जा सकता, वो अदर्शनीय हो गया। अदृश्य नहीं होगा, अदृश्य बिल्कुल भी नहीं होगा, आप मत सोचिए। मतलब अदृश्य जो दिखाई न दे, है ना, उसको कहते हैं अवर्णनीय। जिसे वर्णित ना किया जा सके ये होगा, है ना। इसका वर्णन नहीं किया जा सकता उसको अवर्णनीय कहते हैं। जो दिखाई न दे उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं ना, जो दिखाई न दे उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं। जो वस्तु हमारी आंखों से दिखाई न दे उसे क्या कहेंगे? अदृश्य कहेंगे, है ना। तो इस हिसाब से आपका जो सही है वो ऑप्शन सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। जिसका जन्म बाद में हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो अभी मैंने आपको बताया था वो चीज़, ऊपर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना। तो ऑप्शन ए अनुज, ऑप्शन बी अग्रज, ऑप्शन सी ज्येष्ठ, ऑप्शन डी अग्रजा। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुज। मैंने आपको बताया था कि अग्रज हो गया तो ये बड़ा भाई हो गया, है ना, ये बड़ा भाई हो गया, बड़ा भाई हो गया। और ये क्या हो गया? छोटा भाई। अनुज मीन्स होता है छोटा भाई। क्वेश्चन नंबर 46। नीचे दिए शब्द के उचित वाक्यांश के लिए विकल्पों में से चुनिए। तो अन्य मनस्क यहाँ पास लिखा हुआ है और इसका ऑप्शन देख लेते हैं। जिसका मन किसी दूसरे ओर लगा हो, क्या उसे अन्य मनस्क कहते हैं? या फिर ऑप्शन बी किसी और स्थान पर, ऑप्शन सी जो पहले न हुआ हो, ऑप्शन डी जो नया न हो। तो बताइए अन्य मनस्क किसको कहते हैं? तो फ्रेंड आई होप आपने सोच लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसको क्या कहते हैं? अन्य मनस्क, मतलब उनका मन किसी अन्य कार्य में लगा हुआ है, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हुआ है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अब सोचिए फ्रेंड ये जो है किसी और स्थान पर, इसको अगर एक शब्द में कहें तो इसका क्या होगा? अन्यत्र होगा। और जो पहले न हुआ हो इसका होगा अभूतपूर्व, है ना। अभूतपूर्व कहते हैं कि जो पहले न हुआ हो, अभूतपूर्व कहते हैं। और जो नया न हो इसको कहते हैं अनूतन। सो सारे ऑप्शन आपको क्लियर कर दें, ये हमारा काम है। सो क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए मनुष्य स्वभावतः अकेलापन पसंद नहीं करता। अशुद्ध वाक्य यहाँ पर चुनना है फ्रेंड, पहले ही बता देती हूँ। और फिर ऑप्शन बी विकास के सूत्र मानव के हाथ में है। ऑप्शन सी देश में सर्वत्र शांति होना चाहिए। ऑप्शन डी मनुष्यता मनुष्य की अमूल्य निधि है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको चुनना है अशुद्ध वाक्य। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है ये है देश में सर्व शांति होना चाहिए। ये गलत है ना। जो इसका राइट आंसर होगा, मतलब इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो ये है देश में सर्वस्व शांति होनी चाहिए, होना नहीं चाहिए, होनी चाहिए। ये अगर ये होता तो ये सही होता। सो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। से हम क्वेश्चन नंबर 48 पे पहुंच चुके हैं।
क्वेश्चन नंबर 48 है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य यहाँ पास आपको इस वाले में बताना है। ऑप्शन ए, मैंने पुस्तक पढ़ा। थोड़ा सा जो PDF है फ्रेंड वो ब्लर हो गया है, आप मैनेज कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दूँगी तो आई थिंक थोड़ा सा क्लियर दिखेगा, है ना। थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा है। PDF बनाने में कभी कभी ये दिक्कत हो जाती है। सो ऑप्शन ए है, मैंने पुस्तक पढ़ा। ऑप्शन बी है, राम के अनेकों नाम है। ऑप्शन सी, मैंने पुस्तक पढ़ी। ऑप्शन डी, मेरे को जाना है। तो बताइए शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है? जो क्वेश्चन नंबर 48। सो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है बस एक ही है, मैंने पुस्तक पढ़ी। बाकी मैंने पुस्तक पढ़ा, राम के अनेकों नाम है, ये सब ये तीनों ही चीज़ें गलत है ना। ये तीनों ही गलत है। राम के अनेकों नाम नहीं है, राम के अनेक नाम है ना। अगर यहाँ पास पूछा जाएगा राम के अनेकों नहीं अनेक नाम यहाँ होता तो सही होता। मुझे जाना है, मुझे जाना है, मेरे को जाना नहीं होता, मुझे जाना है, ऐसे ये होता है। तो आई होप आपका क्लियर होगा। सो क्वेश्चन नंबर 49, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ पास बताना है शुद्ध वाक्य। दही खट्टी है। ऑप्शन दही खट्टा है। ऑप्शन सी, दही खटास है। ऑप्शन डी, दही खटाई है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है, ये आप टिक पे बिल्कुल मत जाइएगा, ये टिक गलत है, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है दही खट्टा है ना भाई। अगर कभी कोई दही का लिंग पूछ ले तो क्या कहना है? दही पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग पे बिल्कुल नहीं जाना है कि स्त्रीलिंग बता दे। तो दही कैसा होता है फ्रेंड? दही खट्टा होता है। तो ये शुद्ध वाक्य है ना। कभी कभी क्या सोचते हैं लोग कि दही तो ई की मात्रा लगी हुई तो स्त्रीलिंग हो गया, बट यही बच्चे गलत करते हैं। जो दही माना जाता है फ्रेंड वो हमेशा पुल्लिंग में माना जाता है। जैसे हम आपको ये याद करने के तरीके में बता दें, जैसे कि दूध एवं दही, दूध एवं दूध से बने पदार्थ हमेशा क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। तो दूध से ही बना है ये दही, दूध से आप कुछ भी कह लीजिए। जैसे दूध ही आ गया तो दूध पिया जाता है, पीती नहीं जाती ना, उसमें ये स्त्रीलिंग जैसे शब्द हम यूज़ नहीं कर सकते। सो दूध से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं वो पुल्लिंग होती है। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 50, लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए, मोटा सा आदमी आया है। ऑप्शन बी, आपकी चरित्र। अभी हमने स्त्रीलिंग पुल्लिंग की बात की और यहाँ पास देखिए लिंग की बात आ गई है ना, वैसे ही क्वेश्चन बना हुआ है। सो ऑप्शन ए, मोटा सा आदमी आया है। ऑप्शन बी, आपकी चरित्र अच्छी है। ऑप्शन सी, तुम्हारी जेब खाली है। ऑप्शन डी, उसकी कलम खो गई। तो बताइए कौन सा एक अशुद्ध है? बाकी तीन तो शुद्ध है। तो फ्रेंड, इसका जो एक अशुद्ध है, आपकी चरित्र अच्छी है, ये गलत हो गया ना, ये अशुद्ध वाक्य। इसका जो शुद्ध वाक्य होगा ये क्या होगा? आपका चरित्र अच्छा है। अच्छी क्या होता है? आपका चरित्र अच्छा है होगा, अच्छा है, ना कि अच्छी है। तो यहाँ पास अच्छी लिखा हुआ है, तो इस हिसाब से बस यही हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी ये सही है ना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर 51 पे हम मूव करते हैं। 10 क्वेश्चन ही हमारे बचे हैं, फिर ये वाला प्रैक्टिस सेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। तो क्वेश्चन 51 है, सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पास फ्रेंड जो है विलोम शब्द आपको बताना है कि यहाँ पास क्या देखिए, यहाँ पास ये सभ्य है ना, इस पे सभ्य पे ये रेखांकित किया गया है। तो सभ्य का आपको विलोम बताना है। तो ऑप्शन ए भद्र, ऑप्शन बी सील, ऑप्शन सी शालीन, ऑप्शन डी असभ्य। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो अभी मैं बोल रही हूँ तो आप समझ लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है आप सोच लीजिए कि सभ्य का विलोम क्या होगा। तो मैं बता देती हूँ आपको कि जो सभ्य का विलोम होगा फ्रेंड वो क्या होगा? असभ्य होगा। इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं थी। सो राइट आंसर इज असभ्य। क्वेश्चन नंबर 52, विलोम शब्दों का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए अपना पराया, ऑप्शन बी आस्था अनास्था, ऑप्शन सी आकाश पाताल, ऑप्शन डी अग्नि आग। तो यहाँ पास आपको सीधे सीधे सामने दिख रहा है, कुछ भी एक्सप्लेन करना तो है ही नहीं ना। तो जो फ्रेंड सही है, अपना पराया होता है, कोई इंसान अपना है कोई पराया है। फिर आस्था निरास्था ये भी सही है, ये भी सही है। आकाश पाताल हमेशा सही है, बट अग्नि आग नहीं होता ना। आग पानी होता है ना, पानी अग्नि जल ऐसे होता है ना, आग पानी होता है। तो इस हिसाब से ये जो है ये सही सुमेलित नहीं है। ये तो एक प्रकार से अग्नि आग, ये एक प्रकार के आप क्या कह सकते हैं? पर्यायवाची कह सकते हैं। बट ये यहाँ पास क्या था? विलोम शब्द पूछना था। तो यहाँ पास बस यही हमारा जो एक राइट आंसर है यही है। सो क्वेश्चन नंबर 53, यहाँ से थोड़ी सी PDF क्लियर हो गई है ना। तो दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तो ऊर्ध्वगामी बताना है कि आपको विलोम शब्द इसका ज्ञात करना है ऊर्ध्वगामी का। तो ऑप्शन ए अधोगामी, ऑप्शन बी विमुख, ऑप्शन सी अधम, ऑप्शन डी उदयाचल। तो राइट आंसर आप बताइए, फिर मैं तो बताती ही हूँ। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा अधोगामी ही होगा ना। तो जो दिए गए विलोम शब्द है ऊर्ध्वगामी का जो विलोम शब्द है वो अधोगामी होता है।
जैसे कि हम विमुख का अगर विलोम शब्द हम देख ले तो विमुख का क्या होगा, सम्मुख होगा, सम्मुख, है ना, सम्मुख होगा। और उदयाचल का देख लें हम तो अगर इसका विलोम देखें तो हम अस्ताक्षर, अस्ताचल होगा, अस्ताक्षर होगा। और अधम का अगर हम विलोम शब्द देखें तो क्या होगा, उत्तम होगा। सो सारे ऑप्शन मैंने क्लियर कर दिए। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है ना। विलोम शब्द ही बताना है एक प्रकार से, क्रोध बताना है तो क्रोधित, शांत, अधिक, अक्सर। तो चारों में से ऑप्शन में से आपको बताइए कौन सा है जो आपको सही, क्रुद्र का क्या सही विलोम शब्द आपको दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर है शांत, एकदम बिल्कुल है भाई। वो इंसान बहुत ही क्रुद्र मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला है, और गुस्से का एकदम उल्टा क्या होगा, शांत ही होगा ना। तो क्रुद्ध का विलोम शब्द जो होता है वो शांत होता है। और अगर हम अन्य शब्दों के भी हम देख लें तो जैसे क्रोधित का हो गया, तो क्रोधित का भी हम एक प्रकार से शांत ही कह सकते हैं विलोम, तो इसको शांत ही कह सकेंगे। अधिक का क्या होगा, न्यून हो गया भाई, कोई चीज़ अधिक है कोई चीज़ न्यून हो गया। और अक्सर का तो हो गया कभी कभी या फिर कभी कभार हो गया, तो अक्सर का क्या होगा विलोम शब्द, कभी कभी, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 55, इनमें से कौन सा शब्द स्याह का विलोम है, स्याह, है ना। तो बताइए, डूबना, अप्रकट, परोक्ष, सफ़ेद, स्याह। आराम से, ये भी एकदम सिंपल सा आप आराम से बता सकते हैं भाई, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना है। तो जो स्याह मीन्स होता है स्याही, है ना, मीन्स स्याही, स्याही मीन्स सावला। तो स्याह का विलोम शब्द होता है सफ़ेद। सो और अगर हम सबका देख लें, जैसे अप्रकट का देख लें तो अप्रकट का अगर हम देखें तो अप्रकट का होगा प्रकट, प्रकट। और परोक्ष का क्या होता है फ्रेंड, मैंने बताया था ऊपर, फिर भी बता देती हूँ, प्रत्यक्ष होता है। और डूबना का क्या होता है भाई, डूब रहा है इंसान, फिर उसको तैरना आता है, तो उसका क्या होता है, तो डूबना का क्या होता है, तैरना होता है। थोड़ा सा गलत लिख गया है, गलत नहीं, तैरना है, तैरना हो गया। तो मैंने चारों का ही बता दिया। तो इसका जो राइट आंसर है आपको सभी को पता है कि चाह का विलोम क्या होगा, सफ़ेद होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, इनमें से कौन सा शब्द अतिवृष्टि का विलोम है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए रेगिस्तान, ऑप्शन बी आर्द्र, ऑप्शन सी बाढ़, ऑप्शन डी अनावृष्टि। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी अनावृष्टि, है ना। जो अतिवृष्टि का विलोम शब्द होगा वो अनावृष्टि होगा। तो इसी हिसाब से हम आर्द्र का भी अगर देखें तो आर्द्र का जो विलोम शब्द होता है वो होता है शुष्क। हर एक मैंने बताया है कि आपको ऑप्शन क्लियर करूँगी। और रेगिस्तान का होता है उपजाऊ, है ना, कोई ज़मीन जो बंजर हो गई या फिर उसको क्या आप रेगिस्तान कर लेंगे, अगर उपजाऊ हो गई तो वो क्या हो गया, उसका विलोम शब्द हो गया। और बाढ़ का तो भाई सभी को पता है, जहाँ बाढ़ पड़ी है वहाँ अगर सूखा पड़ जाए तो क्या हाल होगा, मतलब जहाँ सूखा रहता है वहाँ बाढ़ की ज़रूरत होती है। तो एक सूखा भी बहुत बुरा चीज़ होता है और बाढ़ भी बहुत बुरा चीज़ होता है ना, दोनों ही पड़ जाए तो इंसान को परेशानी ही होती है। सो अनावृष्टि का तो मैंने बता ही दिया, अतिवृष्टि होगा। तो क्वेश्चन नंबर 57, इनमें से कौन सा शब्द हिंसा का विलोम है। आपको हिंसा का विलोम बताना है यहाँ पास। ऑप्शन ए अहिंसा, ऑप्शन बी क्रांति, ऑप्शन सी प्रतिक्रांति, ऑप्शन डी अशांति। भाई इसमें भी क्या ही सोचने वाला शब्द है, सबको पता है हिंसा का तो अहिंसा ही होगा ना। तो बाकी हम तीनों का ऑप्शन आपको बता देते हैं। जैसे अशांति का शांति हो गया, और यहाँ पर शांति, क्रांति, ये सब देख लीजिए। तो अहिंसा का हिंसा, बहुत वीडियो लंबी होती जा रही है। नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। थोड़ा सा जल्दी करते हैं भाई, 52 मिनट की वीडियो हो गई, बट हमने 60 क्वेश्चन कंप्लीट किया है। आप ये तो सोचिए पूरे 60 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। क्वेश्चन नंबर 58 जो हमारा है वो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आरोह का विलोम है। तो आरोह का विलोम बताना है, मैं डायरेक्ट आपको बता देती हूँ। तो आरोह का जो विलोम है फ्रेंड वो आरोह का अवरोह होगा। हमेशा सब लोग मैथ में सॉल्व करते हैं कि आरोह अवरोह, ये तो इस हिसाब से इसका जो विलोम होगा अवरोह ही होगा। क्वेश्चन नंबर 59, काफ़ी वीडियो लंबी हो गई तो थोड़ा सा हम जल्दी कर लेते हैं। अल्प का विलोम शब्द क्या है, अल्प का, तो यहाँ पर जो है फ्रेंड ज्ञान, कल्प, स्वल्प, अति, इन चारों में से जो है अल्प का विलोम शब्द जो होगा वो होगा ऑप्शन डी अति होगा ना। अल्प का जो होता है, कोई चीज़ अल्प है तो उसका जो विलोम हो गया अति हो जाता है ना। जैसे कि अति का अर्थ क्या होता है फ्रेंड, आप सोच रहे होंगे अति का अर्थ क्या होता है। तो अति का अर्थ होता है अधिक, है ना, अधिक होता है। तो इस हिसाब से जो अल्प का जो होगा, अल्प मीन्स होता है वो थोड़ा होता है ना। अल्प मीन्स क्या होता है, वो थोड़ा होता है। तो इस हिसाब से इसका जो विलोम हो गया वो अति ही होता है। आज का हमारा फाइनली लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 60, इनमें से कौन सा शब्द आसन का विलोम है। तो यहाँ पास बता सकते हैं ऑप्शन ए अनासक्त, ऑप्शन बी अधम, ऑप्शन सी निरुत्साह, ऑप्शन डी निमग्न। तो इसका जो राइट आंसर आप बता दीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। लास्ट है तो मैं पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर है आसक्त का विलोम होगा अनासक्त, ये ऑप्शन ए राइट आंसर है आपका 16 का। अब हम बात करते हैं अधम का विलोम क्या होगा। तो अधम का क्या होगा, उत्तम होता है,
और निरुत्साह का क्या होता है, इसका उत्साह होता है, उत्साह यहाँ पर देख लीजिए ये हा लिखा है, ओके। हाँ, और निमग्न क्या होता है, अमग्न होता है, निमग्न का क्या होता है, अमग्न, अमग्न, ओके। ये ग याद आ गया है। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और यहाँ तक आप देखे हैं तो आप वीडियो को लाइक तो पक्का ही कर दिए होंगे। जस्ट अ सेकेंड, वीडियो को लाइक कर दिए हैं, और मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिए हैं, क्योंकि बीच में आपको मैंने एक बार भी सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला था, मैंने बस वीडियो को एक बार लाइक करने के लिए बोला था। वो भी मैंने कहा कि यहाँ तक 30 क्वेश्चन हो गए, अगर आपको वीडियो यहाँ तक देख रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और अगर आपने अभी पूरे 60 क्वेश्चन देखे हैं तो नेक्स्ट भी आपके इसी तरीके से क्वेश्चन लाते रहूँगी, चाहे वो GS हो चाहे वो हिंदी के हो, दोनों के ही मैं आपके लाते ही रहूँगी। GSE में केवल GSE कंप्लीट नहीं होता, आपके जो 140 प्रश्न रहते हैं उसमें जितने भी आपके टॉपिक मेंशन है सब कुछ उसमें रहता है, करंट का रहता है, रीजनिंग का रहता है, यूपी स्पेशल रहता है, सब कुछ उसमें रहता है। जो GS वाले 140 का क्वेश्चन है वो मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवाती हूँ, काफ़ी मैंने प्रैक्टिस सेट करवा भी दिया है, आप उसको प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं ना। और ये हिंदी के भी मैं करा ही रही हूँ, हिंदी के भी 60 करा रही हूँ। सो बस आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और अपने कुछ दोस्तों के साथ शेयर करना है, इतना करना है आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, थैंक यू सो मच, बाय बाय। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा।